Hey everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to लाइफ साइंस पाठशाला। मेरा नाम है आस्था गोस्वामी और आज हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के दूसरे जेनरा के बारे में जिसका नाम है मार्केंशिया। ठीक है, अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स का जनरल कैरेक्टर देखा और ब्रायोफाइट के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ब्रायोफाइट्स को 3 क्लास में डिवाइड किया गया था, हिपैटिकोप्सिडा और एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा या फिर मसाई। ठीक है, तो उसमें से जो पहला क्लास था हिपैटिकोप्सिडा, हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा और उसके एक जीनस के बारे में जिसका नाम है रिक्सिया। ठीक है, तो रिक्सिया के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात किया था, उसकी पूरी लाइफ साइकिल हमने देखी थी। आज हम लोग मार्केंशिया के बारे में पढ़ेंगे जो कि सेम क्लास हिपैटिकोप्सिडा से बिलोंग करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम क्लास को, बात करते हैं मार्केंशिया के बारे में। तो सिस्टमैटिक पोजीशन ये है मार्केंशिया का। क्लास जो है हिपैटिकोप्सिडा है, ऑर्डर जो है मार्केंसियल्स में रखा गया है मार्केंशिया को, और फैमिली क्या है इसकी, मार्केंसिएसी। ठीक है, तो ये है सिस्टमैटिक पोजीशन। अब हम बात करते हैं मार्केंशिया के हैबिटेट की। ठीक है, किस स्थान पे पाया जाता है, कैसे स्थान पे पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम हैबिटेट कहते हैं। तो मार्केंशिया जो है ये जनरली ठंडी जगहों पे पाया जाता है, जहाँ पे मॉइस्चर होता है, ज़्यादा नमी होती है, ऐसी जगहों पे पाया जाता है, और छायादार जगहों पे ये ग्रो करता है। ठीक है, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है ऐसी जगहों पे ये ग्रो नहीं करता है, शेडी प्लेसेस पे ग्रो करता है। जैसे कि मार्केंशिया की एक स्पेसीज है मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा। ठीक है, ये ग्रो करती है एज ए पाइनियर स्पेसीज इन द बर्न सॉइल ऑफ द फॉरेस्ट आफ्टर फायर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई जंगल है जहाँ पे आग लग जाए, ठीक है, अगर आग लग गई है जिसकी वजह से वहाँ का पूरा वेजिटेशन जो है डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब जितने भी पेड़ पौधे थे सब जल चुके हैं, सब नष्ट हो गए। ठीक, तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि उस ज़मीन पे कुछ पेड़ पौधे उगने लगते हैं। ठीक है, धीरे धीरे वहाँ का वेजिटेशन फिर से डेवलप होने लगता है। तो ऐसी ज़मीन पे, ऐसे सॉइल पे जो जहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो चुका है, तो ऐसी ज़मीन पे जब जो पहला प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, तो उस प्लांट को हम कहते हैं पाइनियर स्पीसीज या पाइनियर प्लांट। ठीक है, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो चुका है, तो उस सॉइल पे जो है देखा गया है कि मार्केंशिया की ये जो स्पीसीज है मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा, ये पाइनियर स्पीसीज के रूप में ग्रो करती हुई देखी जाती है। ठीक है, हम बात करते हैं मार्केंशिया के गैमेटोफाइट की। ठीक है, ये जो मैंने मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा का जो आपको अभी बताया कैरेक्टर कि ये पाइनियर के रूप में ग्रो करती है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा एज ए पाइनियर ग्रो करता है जब फॉरेस्ट फायर हो जाता है, ठीक है, तो उसकी सॉइल पे। ठीक, हम बात करते हैं अब गैमेटोफाइट की, जिसका एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर डिटेल में हम देखेंगे। सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो डॉर्सल सरफेस जो होता है थैलस का, अभी अगर किसी को डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस में कन्फ्यूज़न हो तो मैं बता देती हूँ कि मान लीजिए कि अगर ये थैलस है, ठीक है, तो थैलस को जब आप ऊपर से देखेंगे उसका जो ऊपरी सतह होता है उसी को हम कहते हैं डॉर्सल सरफेस। ठीक है, अगर ये थैलस है इसके ऊपर का जो सतह आप देखेंगे उसको कहते हैं डॉर्सल सरफेस, और ये जो नीचे वाला होता है जिसको आप ऊपर से नहीं देख सकते, देखने के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। ठीक है, जो नीचे वाला सतह होता है उसको हम कहते हैं वेंट्रल सरफेस। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले डॉर्सल सरफेस की, उसके बाद बात करेंगे वेंट्रल सरफेस की। तो जो डॉर्सल सरफेस होता है मार्केंशिया के थैलस का, उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको कहते हैं जेमा कप्स। ठीक है, तो डॉर्सल सरफेस पे जेमा कप पाया जाता है जो कि मिडरिप के साथ होता है। अब मिडरिप क्या होता है, जैसे कि ये थैलस है, इसके सेंटर में एक लाइन बनी होती है, ठीक सेंटर में मिडिल में एक लाइन ऐसे जाती है, इस लाइन को ही मिडरिप कहा जाता है। जैसे कि आपने किसी भी पेड़ की पत्ती देखी होगी, ठीक है, अगर ये लीफ है तो इसके सेंटर में आप देखेंगे इस तरीके से एक लाइन बनी होती है जो कि जहाँ से पत्ती शुरू हुई है वहाँ से ले करके जहाँ पत्ती ख़त्म होती है वहाँ तक एक सीधी लाइन जाती है। ठीक है, इस लाइन को ही बोला जाता है मिडरिप। ठीक है, तो थैलस में भी ये जो सेंटर में ऐसे लाइन बनी होती है इसी को कहते हैं मिडरिप। ठीक, तो जो जेमा कप पाया जाता है वो इस मिडरिप के साथ ही होता है। ठीक है, मिडरिप रीजन में ही जेमा कप धसा हुआ रहता है। जेमा कप्स आर क्रिसेंट शेप्ड स्ट्रक्चर
मतलब ये कुछ कप जैसा इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, आपने कप देखा होगा इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कप जैसा ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है, क्रिस्टल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्मूथ एंड स्पाइनी मार्जिन्स होती हैं। ठीक है, मार्जिन जो है स्मूथ और स्पाइनी होगी इसकी। द जेमा कप्स बियर जेमी विच हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो जेमा कप जो होता है उसमें बहुत सारी जेमी होती हैं, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको जेमी बोला जाता है, जो कि जेमा कप के अंदर होती हैं। ठीक है, और ये जो प्रत्येक जेमी होती हैं ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, मतलब मार्केंशिया के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जेमी जो है ये खुद को ग्रो करा के एक सिंगल थैलस बना सकता है मार्केंशिया का। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। वेंट्रल सरफेस की हम बात करते हैं अब, तो वेंट्रल सरफेस बियर्स राइजोइड्स एंड स्केल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडरिब। ठीक है, तो डॉर्सल सरफेस हमने देखा, डॉर्सल सरफेस में जेमा कप पाया जा रहा था जो कि मिडरिब रीजन में था। और उसके बाद वेंट्रल सरफेस पे हम बात करें तो वेंट्रल सरफेस पे राइजोइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं मार्केंशिया के थैलस में। ठीक है, और ये जो है ये जो मिडरिब रीजन होता है थैलस का, ठीक है, इसके दोनों तरफ राइजोइड्स पाए जाएंगे, ढेर सारे राइजोइड्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और इस मिडरिब के दोनों तरफ स्केल्स भी पाए जाते हैं बहुत सारे, जैसे कि ऐसे छोटे छोटे से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जो कि मिडरिब के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी डायग्राम में जब मैं दिखाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़। उसके अलावा राइजोइड्स आर यूजुअली कलरलेस एंड यूनिसेलुलर, जैसे कि आप लोग रिक्सिया में पढ़ चुके हैं। रिक्सिया का जो राइजोइड्स था वो भी यूनिसेलुलर था और मार्केंशिया का भी राइजोइड जो है यूनिसेलुलर है। मैं इस पर फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइजोइड्स जो होते हैं यूनिसेलुलर किस ब्रायोफाइट में होते हैं या मल्टी सेलुलर किस ब्रायोफाइट में होते हैं, या फिर कभी कभी क्लास का नाम भी देकर के पूछा जाता है कि हिपेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा या एंथोसेरोटोप्सिडा, किसमें जो राइजोइड्स होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा रिक्सिया और मार्केंशिया दोनों में यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। उसके अलावा जो स्केल्स होती हैं ये मल्टी सेलुलर होती हैं। ठीक है, रिक्सिया मार्केंशिया दोनों में। एंड देन जो राइजोइड होता है, जैसे रिक्सिया में दो तरीके का राइजोइड था, उसी तरीके से मार्केंशिया में भी राइजोइड दो तरीके का होता है, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड। ठीक है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्केल्स इज टू प्रोटेक्ट द ग्रोइंग पॉइंट। ठीक है, अब अगर हम स्केल के प्राइमरी फंक्शन की बात करें, जो मेन फंक्शन होता है स्केल का वो ये होता है कि ये प्रोटेक्शन का काम करता है। मतलब थैलस का जो ग्रोइंग पॉइंट होता है, मतलब थैलस जहाँ से ग्रो कर रहा होता है उसको ग्रोइंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ग्रोइंग पॉइंट को प्रोटेक्ट करने का काम ये स्केल्स करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई डैमेज या इंजरी होती है थैलस को तो ग्रोइंग पॉइंट जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो, ताकि थैलस का ग्रोथ ना रुके, इसके लिए बहुत सारे स्केल्स होते हैं वेंट्रल सरफेस पे जो कि ग्रोइंग पॉइंट को बचा के रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सेक्सुअली मैच्योर थैलाई पॉजेस स्पेशलाइज्ड इरेक्ट ब्रांचेस। ठीक है, और जो मार्केंशिया का सेक्सुअली मैच्योर थैलस होता है, जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो उसके पास एक इरेक्ट ब्रांचेस डेवलप होती हैं। ठीक है, मतलब अगर ये इस तरीके से थैलस है, ठीक है, तो इसमें कुछ सीधी सीधी शाखाएं निकलेंगी। ठीक है, इसको इरेक्ट ब्रांचेस कहा जाता है। ठीक है, और इन इरेक्ट ब्रांचेस को ही कहा जाता है गैमेटोफोर। ठीक है, इन इरेक्ट ब्रांचेस को ही गैमेटोफोर कहते हैं। ठीक, और इन गैमेटोफोर्स के अंदर ही सेक्स ऑर्गन्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो थैलस में जब थैलस जो है सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है तो उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड इरेक्ट ब्रांचेस डेवलप होती हैं जिनको गैमेटोफोर कहते हैं, और ये जो गैमेटोफोर्स होती हैं इनके अंदर ही सेक्स ऑर्गन्स जो है कंटेंट रहते हैं। मेल थैलस जो होगा उसमें एंथेरिडिया होगी। ठीक है, एंथेरिडिया होगा, और मेल थैलस पे जो इरेक्ट ब्रांचेस निकलेंगी उनको एंथेरिडियोफोर कहते हैं। वहीं जो फीमेल थैलस में इरेक्ट ब्रांचेस निकलती हैं उनको आर्चिगोनियोफोर कहते हैं। तो एंथेरिडियोफोर के अंदर क्या होगा, एंथेरिडिया होगा, और आर्चिगोनियोफोर के अंदर आर्चिगोनिया होगा। ठीक है, ये है थैलस का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पहला वाला जो स्ट्रक्चर है ये डॉर्सल व्यू है, मतलब ऊपर से दिखाया गया है, थैलस को ऊपर से इस तरीके से दिखता है, और ये रहा वेंट्रल सरफेस का स्ट्रक्चर। अगर आप थैलस को उल्टा कर देंगे तो इस तरीके से थैलस दिखाई देगा। ठीक है, तो मैंने बताया
कि डॉर्सल सरफेस जो होता है मार्केंसिया का, उसमें सेंटर में इस तरीके से लाइन होती है जिसको मिडरिव कहते हैं। ठीक है, ये मिडरिव रीजन है। ठीक है, और इस मिडरिव रीजन में ही बहुत सारे जेमा कप्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जेमा कप है, ये भी जेमा कप है। ठीक है, और इस जेमा कप के अंदर ही बहुत सारी जेमी होती हैं जो कि क्या करती हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती हैं। प्रत्येक जेमी ग्रो करके एक नया मार्केंशिया का थैलस बना लेता है, और ये है वेंट्रल सरफेस मार्केंशिया का। ठीक है, आप देख रहे हैं ये जो इस तरीके का जो लाइन है, लाइन तो नहीं दिख रहा है, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, ये मिडरिव रीजन है, और इसके दोनों तरफ ये जो पतला पतला ब्लैक ब्लैक हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये दोनों तरफ है मिडरिव रीजन के, ये राइजोइड्स हैं। ठीक है, राइजोइड्स हैं, और ये जो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, छोटे छोटे से, ये भी लाइन के दोनों तरफ है, ये स्केल्स हैं जो कि ग्रोइंग पॉइंट को प्रोटेक्ट करते हैं थैलस के। इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मार्केंशिया का जो थैलस है ये भी इंटरनली 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिवाइड है। ठीक है, डिवाइड तो नहीं है, मतलब हमने अपने समझने के लिए बताया, क्योंकि क्लियर 3 रीजन दिखाई देते हैं थैलस का जब आप सेक्शन काटेंगे तब। सबसे ऊपर का जो रीजन होता है उसको एपिडर्मल रीजन कहते हैं, जिसमें एपिडर्मिस आता है। ठीक है, पहला रीजन ऊपर का जो होता है उसको एपिडर्मल रीजन कहते हैं, जिसमें एपिडर्मिस होता है। सेकेंड रीजन जो है उसको फोटोसिंथेटिक रीजन कहते हैं, जिसमें फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स होते हैं और फोटोसिंथेसिस होती है। तीसरा जो सबसे नीचे वाला रीजन होता है जो कि वेंट्रल सरफेस पे होता है, वेंट्रल साइड में होता है। ठीक है, ये दोनों जो है डॉर्सल, एपिडर्मल जो है वहाँ वेंट्रल और डॉर्सल दोनों रीजन पे होता है, जबकि फोटोसिंथेटिक रीजन जो है ये डॉर्सल साइड पे पाया जाता है, जबकि स्टोरेज रीजन जो कि सबसे तीसरा वाला रीजन है, ठीक है, ये वेंट्रल साइड पे होता है थैलस के, जिसमें फूड स्टोर होता है। ठीक है, ये है क्रॉस सेक्शन थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक, तो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये एपिडर्मल रीजन है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये एपिडर्मल है रीजन। तो ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है ये अपर एपिडर्मिस है, और ये वाली जो लाइन है ये लोअर एपिडर्मिस है। ठीक है, तो पहला रीजन है एपिडर्मल रीजन, और दूसरा रीजन है ये वाला, ये आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे से माला जैसे बीड्स जैसे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो रीजन हो गया ये है फोटोसिंथेटिक रीजन, और तीसरा जो वेंट्रल साइड पे रीजन पाया जाता है ये पूरा का पूरा ये है, ये वाला जो रीजन है ये है स्टोरेज रीजन, जहाँ पे फूड जो है स्टोर होता है। ठीक है, और ये जो लोअर एपिडर्मिस है यहीं से आप देख रहे हैं छोटे छोटे से यूनिसेलुलर राइजोइड्स निकले हैं। ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है एकदम डार्क ब्लैक कलर का जो है ये है मल्टीसेलुलर स्केल्स। ठीक, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो जैसे रिक्सिया में देखा था आपने, वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों मेथड से रिप्रोडक्शन हो रहा था, उसी तरीके से मार्केंशिया में भी वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों मेथड यूज़ किया जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम देखते हैं तो इसमें कई सारे मेथड्स जो हैं मार्केंशिया यूज़ करता है। सबसे पहला मेथड है बाई एडवेंटिशियस ब्रांचेस। ठीक है, मार्केंशिया के थैलस में कुछ एडवेंटिशियस ब्रांचेस निकलती हैं, जिसकी मदद से मार्केंशिया का प्रत्येक एडवेंटिशियस ब्रांचेस जो हैं खुद को मेन थैलस से जो है सेपरेट कर लेती हैं, अलग कर लेती हैं, और फिर एक नया थैलस का फॉर्मेशन करती हैं। सेकंड मेथड है बाई जेमी। ठीक है, जेमी के द्वारा भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि जेमी जो है बहुत सारे जेमी जेमा कप के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन करती हैं। तो जेमी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेल में हम, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ स्पेशलाइज्ड मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़। ठीक है, ये एक स्पेशल मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, बर्न इन अ स्मॉल कैप्सूल नोन एज जेमा कप। ठीक है, तो जेमी जो है ये मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि जेमा कप के अंदर पाया जाता है, प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस इन द मिडरिव रीजन। ठीक है, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि डॉर्सल सरफेस पे मिडरिव रीजन में जेमा कप होता है, और इस जेमा कप के अंदर बहुत सारी जेमी प्रेजेंट होती हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अब जेमी की ज़्यादातर जो सेल्स होती है, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर होता है, तो इसमें ज़्यादातर जो सेल्स होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, तो जब ये मेन प्लांट से अलग होती हैं, मेन थैलस से, तो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, अपना फूड खुद से बना सकती हैं। ठीक है, और एक नया थैलस का फॉर्मेशन कर लेती हैं। यूजुअली द जेमा प्रेजेंट ऑन द मेल थैलस फॉर्म मेल प्लांट्स एंड ऑन द फीमेल थैलस गिव राइज टू फीमेल प्लांट।
ठीक है। तो अगर ये जो जेमा कप है वो मेल थैलस पे प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, मेल प्लांट बनाएंगे, और वहीं अगर फीमेल थैलस में प्रेजेंट है जेमा कप तो उससे जो जेमी निकलेंगी वो क्या करेंगी, फीमेल प्लांट बना लेंगी। ठीक है। और तीसरा जो मेथड है वो है प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस। ठीक है। तो जनरली क्या होता है, थैलस की जो ओल्डर पोर्शन होती है, जो पुराने पार्ट्स होते हैं थैलस के, वो क्या करते हैं, उनका डेथ हो जाता है एक समय के बाद, और जब उनकी डिके होती है तो डिके होने के बाद एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अगर इतने पोर्शन का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि कुछ पार्ट्स जो हैं मतलब इस तरीके से अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो एक पार्ट जो है इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब थोड़ा सा पोर्शन अलग हो गया और थोड़ा सा पोर्शन अलग हो गया। तो अब जब ये थोड़े से पोर्शन जो अलग हो गए हैं, अब जब ये अलग हो जाते हैं तो अलग होने के बाद ये फिर से ग्रो करते हैं और एक नए मार्केंशिया का थैलस बना लेते हैं। ठीक है। तो ये रहा वेजिटेटिव मेथड मार्केंशिया का। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल मेथड। ठीक है। तो मार्केंशिया में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो स्पेशल स्टॉक्ड रिसेप्टिकल में पाए जाते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि सेक्स ऑर्गन जो होते हैं कि स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसको कहा जाता है गैमेटोफोर। ठीक है। द मेल एंड फीमेल रिसेप्टिकल्स आर एंथेरिडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो जो मेल थैलस होगा, जो मेल प्लांट थैलस होगा, उसके पास जो रिसेप्टिकल होगा, जो गैमेटोफोर होगा, उसको क्या कहेंगे, एंथेरिडियोफोर, और वहीं जो फीमेल होगी उसको कहेंगे आर्चिगोनियोफोर, या फिर इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं कार्पोसिफेलम। ठीक है। तो आर्चिगोनियोफोर को कार्पोसिफेलम के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन में ये नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मार्केंशिया जो है ये डायोसियस प्लांट है, मतलब हेट्रोथैलिक प्लांट है। इसका मतलब ये है कि मेल और फीमेल दोनों थैलस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है। एक ही थैलस में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों प्लांट जो हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो ये है मार्केंशिया जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेटोफोर अलग अलग दिखाए गए हैं। जो पहला स्ट्रक्चर है ये एंथेरिडियोफोर का है और दूसरा जो है आर्चिगोनियोफोर का है। ये है एंथेरिडियोफोर, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये स्टॉक है एंथेरिडियोफोर का, और ये रहा एंथेरिडियोफोर का ऊपर का पोर्शन जो कि स्टार लाइक दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं, अगर स्टार जैसा स्ट्रक्चर हुआ ऊपर का, जो रिसेप्टिकल है वो स्टार लाइक अगर रहा, तो आप बता सकते हैं कि ये एंथेरिडियोफोर है। और वहीं आप आर्चिगोनियोफोर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये अम्ब्रेला जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है। कुछ अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर है, तो आप स्ट्रक्चर देख के बता देंगे कि ये जो है फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल थैलस है, जिसमें ये आर्चिगोनियोफोर है जो कि अम्ब्रेला लाइक दिखाई दे रहा है। वहीं जो एंथेरिडियोफोर है ये स्टार जैसा दिखाई देता है। ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी से आप क्लियरली बता सकते हैं मेल और फीमेल थैलस को। एंथेरिडियोफोर के बारे में बात करें तो वैसे तो मैंने डायग्राम अटैच कर रखा है, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है इसलिए क्योंकि ये पॉइंट मैंने इसलिए मेंशन कर रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है और कभी कभी से क्वेश्चन पूछा जाता है कई सारे एग्जाम में कि जो एंथेरिडियम होता है उसकी जो कवरिंग होती है, जो कवरिंग लेयर होती है जिसको हम जैकेट कहते हैं, वो कितने लेयर की बनी होती है। ठीक है। तो रिक्सिया में जो हमने पढ़ा उसमें भी एक सिंगल लेयर की स्टेराइल सेल से बनी हुई जैकेट थी और मार्केंशिया में भी एक सिंगल लेयर की जैकेट पाई जाती है जो कि स्टेराइल लेयर से बनी होती है, स्टेराइल सेल से। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, रिक्सिया और मार्केंशिया दोनों में ही एंथेरिडियम को जो कवर करके एक जैकेट रखता है जो कि स्टेराइल सेल से बना होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है। ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि सिंगल लेयर से बना होता है रिक्सिया और मार्केंशिया दोनों में जो जैकेट होता है। ठीक। ये है एंथेरिडियोफोर का डायग्राम, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये थैलस है, ठीक है, थैलस है और यहाँ से स्टॉक निकला है और स्टॉक में ऊपर स्टार लाइक स्ट्रक्चर है जिसका क्रॉस सेक्शन काटा गया है। तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है। आप देख रहे हैं ये जो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एंथेरिडियल चैम्बर है, ढेर सारे एंथेरिडियल चैम्बर हैं और प्रत्येक चैम्बर के अंदर एक एक एंथेरिडियम प्रेजेंट है। ठीक है। सेंटर की तरफ जो एंथेरिडियल चैम्बर है उसमें बड़े बड़े से एंथेरिडियम है और आप देख रहे हैं ये जो किनारे की तरफ एंथेरिडियम है ये छोटे छोटे से हैं। जो जब सबसे किनारे है उसमें सबसे छोटा एंथेरिडियम पाया जा रहा है और जो सबसे सेंटर में है उसमें सबसे बड़े एंथेरिडियम है। ठीक।
और ये जो स्ट्रक्चर है एक सिंगल एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है जिसमें कि मल्टी सेलुलर बेस पे स्टॉक पाए जा रहे हैं और सिंगल स्टेराइल लेयर से बने हुआ एक सिंगल ये जैकेट है, सिंगल लेयर से बना हुआ स्टेराइल सेल से जैकेट बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे एंड्रोसाइट मदर सेल्स हैं और ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स जो है डिप्लॉयड होते हैं और प्रत्येक एंड्रोसाइट मदर सेल एक बार मेयोसिस करते हैं और उसके बाद एंथ्रोजॉइड्स बनाते हैं जो कि हैप्लॉयड होता है, ठीक, जो कि एक सेल से जाके आगे फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाएगा, ठीक है। तो एंड्रोसाइट मदर सेल से ही एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं जो कि एंथ्रीडियम के अंदर बहुत सारा प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं आर्चिगोनियोफोर की, जिसको कार्पोसिफेलम के नाम से जाना जाता है मार्केंशिया के केस में। तो ये है स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। डॉर्सल सरफेस है जिसमें बाहर ये एपिडर्मल रीजन है, ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेटिक रीजन है इतना, ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स है इसके अंदर, ठीक। और ये रहा ढेर सारा आर्चिगोनिया, ठीक है। प्रत्येक को सिंगल को हम आर्चिगोनियम कहेंगे, लेकिन कई सारे होंगे, एक से ज़्यादा होगा तो क्या कहेंगे, आर्चिगोनिया, ठीक है। ये आर्चिगोनिया है और ये जो डायग्राम है ये दोनों भी आर्चिगोनिया का ही डायग्राम है। ये इमेच्योर आर्चिगोनिया है ये वाला और ये मेच्योर आर्चिगोनिया है, ठीक है। तो जैसा कि रिक्सिया में आपने देखा था, ऊपर की तरफ नेक कैनाल सेल था और फिर विंटर कैनाल सेल था और ये इस तरीके से जो फ्लास्क जैसा स्वॉलन स्ट्रक्चर था जिसको विंटर कहा गया और विंटर के अंदर ही सिंगल एक सेल प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये है मेच्योर आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। जब एंथ्रोजॉइड और एक सेल बन चुके हैं तो अब होगा फर्टिलाइजेशन। वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। ब्रायोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ये आप सब जानते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने से ठीक पहले जो नेक कैनाल सेल और विंटर कैनाल सेल होता है आर्चिगोनिया का, ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया आपको डायग्राम से, तो आर्चिगोनियम में जो नेक कैनाल सेल और विंटर कैनाल सेल होते हैं ये डीजनरेट हो जाते हैं और फिर ये बनाते हैं म्यूसिलेजिनस मास, ठीक है। अब ये म्यूसिलेजिनस मास क्या करता है, ये कैपेबल होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है, और वाटर का एब्जॉर्प्शन ये इम्बाइबेशन मेथड से करता है, ठीक है। इम्बाइबेशन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। तो म्यूसिलेजिनस मास इम्बाइबेशन की हेल्प से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद द प्रेशर बिल्ट बाय द इम्बाइबेशन ऑफ वाटर बाय दिस सबस्टेंस रिजल्ट्स इन द सेपरेशन ऑफ कवर सेल, दस अ फ्री पासेज इज फॉर्म्ड फॉर द एंट्री ऑफ एंथ्रोजॉइड्स इन द आर्चिगोनियम, ठीक है। तो म्यूसिलेजिनस मास जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो एक प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। इम्बाइबेशन जब होता है वाटर का तो एक प्रेशर जनरेट होता है जिसकी मदद से क्या होता है कि जो कवर सेल्स थी उन कवर सेल्स का सेपरेशन हो जाता है, ठीक है, वो एक दूसरे से थोड़ी सी दूर दूर हो जाती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि एक छोटा सा ओपनिंग हो जाता है, ठीक है, ये एक दूसरे से थोड़ी सी दूर हो जाती है जिससे कि यहाँ पे एक छोटा सा ओपनिंग हो जाता है ऊपर की तरफ आर्चिगोनियम में, ठीक है। और इस ओपनिंग के थ्रू ही एंथ्रोजॉइड जो है बाहर से आर्चिगोनियम के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। तो बाईफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम, ठीक है। अब एंथ्रोजॉइड्स जो हैं रिक्सिया में भी बाईफ्लैजिलेट थे, मतलब अगर ये एंथ्रोजॉइड है तो इसमें दो फ्लैजिला पाए जाएंगे मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो बाईफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं ये आर्चिगोनियम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कीमोटैक्टिक मूवमेंट करते हैं, मतलब एंथ्रोजॉइड को अट्रैक्ट करने के लिए जो आर्चिगोनियम होता है ये कुछ केमिकल सिक्रीट करता है और उसकी वजह से जो एंथ्रोजॉइड होता है ये आर्चिगोनियम की तरफ अट्रैक्ट होता है एंड देन बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स आ जाते हैं और वो इस पोर के थ्रू, ये जो स्ट्रक्चर ये पोर से क्रिएट हुआ था, इस पोर के थ्रू बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं वो आर्चिगोनियम में एंटर करते हैं, बट ओनली वन ऑफ देम इज एबल टू फ्यूज विथ सिंगल एग टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है। बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स जो हैं आर्चिगोनियम में एंटर करते हैं लेकिन उसमें से केवल एक ही एंथ्रोजॉइड जो होता है वो एबल होता है सिंगल एग के सेल के साथ फ्यूज करने में एंड देन वो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। मतलब बहुत सारे एंथ्रोजॉइड अंदर एंटर करेंगे आर्चिगोनियम में लेकिन एक सेल जो है अकेला होता है, ठीक है। तो उसमें से केवल एक एंथ्रोजॉइड ही एक सेल के साथ फ्यूज करता है, फर्टिलाइजेशन होता है और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एक सेल और एंथ्रोजॉइड दोनों हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है, एंड
और एन कंडीशन में, ठीक है। एग और एंथ्रोजोइड दोनों हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तब ये क्या बना लेते हैं, तब ये बनाते हैं डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। एन और एन मिलकर के हो गए 2n, ठीक है। तो हैप्लॉइड सेल मिलकर के 2 हैप्लॉइड सेल फ्यूज करके एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है ये स्पोरोफाइट जनरेशन का स्टार्टिंग है, ठीक है। जाइगोट से स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो गया। फर्टिलाइजेशन तक का जो प्रोसेस था वो गैमेटोफिटिक जनरेशन था, लेकिन जाइगोट जैसे ही बना तो जाइगोट से स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब स्पोरोफाइट की। जाइगोट, जिसको स्पोर भी कहा जाता है, इज द मदर सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, ठीक है। द वॉल ऑफ द वेंटर फॉर्म 2 to 3 लेयर्ड कैलिप्ट्रा विच इज प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द स्पोरोफाइट। तो जो आर्चिगोनियम में वेंटर था, ठीक है, जो वेंटर था उसका जो उसके ऊपर जो वॉल थी वो वॉल ही क्या करती है, खुद को डिवाइड करके 2 से 3 लेयर की एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कैलिप्ट्रा कहते हैं। और इस कैलिप्ट्रा का क्या काम होता है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेती है स्पोरोफाइट की, ठीक है। तो क्योंकि जाइगोट था वो प्रोटेक्ट होता है किससे, इस कैलिप्ट्रा से, जो कि 2 से 3 लेयर की बनी होती है। विदाउट एनी रेस्टिंग पीरियड जाइगोट डिवाइड्स एंड फॉर्म आउटर सिंगल लेयर्ड एम्फीथीशियम एंड इनर एंडोथीशियम, ठीक है। तो कोई भी रेस्टिंग पीरियड नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि जाइगोट बनने के बाद वो वेट करे कि कोई फेवरेबल कंडीशन आए तब वो खुद को डिवाइड करे और आगे का प्रोसेस कंप्लीट करे। ब्रायोफाइट में ऐसा कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं होता जाइगोट के लिए, और बिना किसी रेस्टिंग पीरियड के जाइगोट जो है खुद को डिवाइड करता है और फिर बाहर की तरफ एक सिंगल लेयर की स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम कहते हैं एम्फीथीशियम, ठीक है। और अंदर की तरफ जो अंदर की लेयर होती है उसको कहा जाता है एंडोथीशियम, ठीक है। बाहर की तरफ जो लेयर होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है एम्फीथीशियम, जबकि अंदर वाला जो होता है एंडोथीशियम उसमें बहुत सारे मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंडोथीशियम की। तो एंडोथीशियम आफ्टर रिपीटेड डिवीजन गिव राइज टू स्पोरोजिनस टिश्यूज, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, जाइगोट ने खुद को डिवाइड किया और उसने बाहर की तरफ एक लेयर बनाई सिंगल लेयर जिसको एम्फीथीशियम कहा गया, और अंदर की तरफ जो लेयर बनाई उसको एंडोथीशियम कहा गया। अब इस एंडोथीशियम के अंदर बहुत सारी सेल्स थी, ठीक है, क्योंकि रिपीटेड डिवीजन हुआ एंडोथीशियम में तो बहुत सारी मास ऑफ सेल्स बन गई, ठीक है। और इस एंडोथीशियम में रिपीटेड डिवीजन के बाद जो सेल्स बनी, बहुत सारी सेल्स बनी, उन सबको कलेक्टिवली कहा गया स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, आगे का काम स्पोरोजिनस टिश्यू का है। तो सम सेल्स ऑफ दिस टिश्यू फॉर्म स्पोर मदर सेल्स, ठीक है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू में बहुत सारी सेल्स थी, लेकिन उन सारी सेल्स में से कुछ सेल्स जो थी वो स्पोर मदर सेल की तरफ फंक्शन करने लगी, ठीक है। और उसके बाद ईच स्पोर मदर सेल अंडरगोज मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म स्पोर टेट्राड्स, ठीक है। तो क्या हुआ कि ढेर सारी स्पोर मदर सेल्स बनी और प्रत्येक स्पोर मदर सेल्स में एक बार मेयोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है, जिसके बाद 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बने और ये एक साथ टेट्राड के फॉर्म में थे, ठीक है। इस तरीके से टेट्राड के फॉर्म में प्रेजेंट थे। 3 आपको दिख रहा है, 1 2 3 और एक जो है पीछे की तरफ होगा, ठीक है। तो स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। प्रत्येक स्पोर मदर सेल एक बार मेयोसिस करती है जिससे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और ये टेट्राड के फॉर्म में होते हैं, 4 स्पोर्स एक साथ, ठीक। लेकिन स्पोरोजिनस टिश्यू की कुछ सेल्स ही स्पोर मदर सेल की तरह काम की और उन्होंने स्पोर टेट्राड बनाए। बाकी की जो बची हुई सेल्स थी अब उनका क्या हुआ वो देखते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू फंक्शन एज स्टेराइल इलेटर मदर सेल्स, ठीक है। बाकी की जो सेल्स थी वो फंक्शन करने लगी स्टेराइल इलेटर मदर सेल की तरह। दीज सेल्स सिंपली इलोंगेट टू फॉर्म स्पिंडल शेप्ड इलेटर्स, ठीक है। बाकी की बची हुई सेल्स स्टेराइल इलेटर मदर सेल की तरह फंक्शन करने लगी और सिंपली वो क्या करी, खुद को इतना इलोंगेट कर ली कि स्पिंडल शेप में आ गई। जैसे कि अगर ये सेल है तो इसने खुद को इलोंगेट कर लिया, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा लंबा कर लिया, ठीक है, लंबा कर लिया और स्पिंडल शेप में दिखाई देने लगा। और इस स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर को ही कहा जाता है इलेटर्स, ठीक है, ये हैं इलेटर्स। अब इन सेल्स में कोई भी मेयोटिक डिवीजन नहीं हुआ, ठीक है। ऊपर आपने देखा कि मेयोटिक डिवीजन हुआ था जिसकी वजह से स्पोर्स बने जो कि हैप्लॉइड थे,
लेकिन इलेटर मदर सेल्स में कोई भी मेयोसिस नहीं हुआ और ये सेल्स केवल इलोंगेट करके इलेटर का फॉर्मेशन कर रही थी। तो जब मेयोसिस नहीं हुआ तो जो सेल्स थी वो डिप्लॉयड ही रह गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो इलेटर हैं ये इलेटर्स जो हैं डिप्लॉयड होते हैं, जबकि स्पोर्स हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कि इलेटर्स जो होते हैं डिप्लॉयड होते हैं, जबकि स्पोर्स जो हैं हैप्लॉयड होते हैं। एंड इलेटर्स आर डिप्लॉयड एंड हैव मेनी स्पाइरल थिकनिंग बैंड्स। ठीक है, तो अगर ये इलेटर्स हैं तो इसके अंदर बहुत सारी स्पाइरल इस तरीके से थिकनिंग बैंड्स दिखाई देती हैं। ठीक है, अभी डायग्राम दिखाऊंगी आपको। उसके अलावा जो इलेटर्स होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। अब हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होता है, तो इलेटर्स जो होते हैं, जो सेल्स होती हैं, इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, और जब एनवायरनमेंट का मॉइस्चर चेंज होता है तो इस मॉइस्चर के चेंज होने के साथ इलेटर्स जो हैं ये अपने शेप को भी चेंज कर लेते हैं। तो इनके ये जो अपने शेप को एनवायरनमेंट के मॉइस्चर के चेंजिंग के हिसाब से अपने शेप को चेंज करने का जो कैपेबिलिटी होता है, ये जो नेचर होता है, इसी नेचर को कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ठीक है, तो इलेटर्स जो होते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, ये चेंजिंग मॉइस्चर के अकॉर्डिंग अपना शेप चेंज कर लेते हैं। और इलेटर्स का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये स्पोर्स के डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। स्कैटरिंग या डिस्पर्जल एक ही हुआ, मतलब स्पोर्स को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ले जाने का काम इलेटर्स का होता है। ठीक है, स्पोर्स के फैलाव में हेल्प करते हैं इलेटर्स, ये इनका मेन फंक्शन है। अगर हम मेच्योर स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी देख लेते हैं कि मेच्योर स्पोरोफाइट में कौन कौन से कैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो मार्केंसिया का जो स्पोरोफाइट है ये डिफ्रेंशिएट होता है 3 स्ट्रक्चर में, फुट, सेटा और कैप्सूल। ठीक है, अभी हम लोगों ने रिक्सिया पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, जहाँ पे स्पोरोफाइट में फुट और सीटा नहीं पाया जा रहा था, केवल और केवल कैप्सूल पाया जा रहा था। इसीलिए रिक्सिया जो है उसका स्पोरोफाइट सबसे सिंपल है पूरे ब्रायोफाइटा में। लेकिन मार्केंसिया के केस में जो स्पोरोफाइट होता है ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है फुट, सेटा और कैप्सूल में। तो हम एक एक करके तीनों स्ट्रक्चर का फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो फुट का काम क्या होता है, इट एंकर्स द स्पोरोफाइट टू द कैप्सूल। ठीक है, फुट जो है कैप्सूल से स्पोरोफाइट को कनेक्ट करके रखता है एंड मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, फुट जो है पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है और ये स्पोरोफाइट को कैप्सूल से एंकर करके रखता है। उसके अलावा ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन फ्रॉम द गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम भी फुट का होता है। स्पोरोफाइट से कैप्सूल को कनेक्ट करके रखने का भी काम फुट का होता है। उसके अलावा ये किस सेल से बना होता है, पैरेन्काइमेटस सेल से। ठीक, सेटा की बात करें तो ये एक शॉर्ट स्टॉक होता है, छोटा सा स्टॉक होता है जो कि कनेक्ट करता है फुट और कैप्सूल को। ठीक है, ऊपर की तरफ फुट होता है, नीचे की तरफ कैप्सूल होता है और बीच में छोटा सा शॉर्ट स्टॉक होता है और इसी स्टॉक को कहा जाता है सेटा, और ये भी बना होता है पैरेन्काइमेटस सेल से। तीसरा स्ट्रक्चर है कैप्सूल। मेच्योर कैप्सूल इज येलो कलर्ड। मार्केंसिया का कैप्सूल जो है जब आप देखेंगे, जब वो मेच्योर हो जाता है तो वो येलो कलर का दिखाई देने लगता है। उसका स्ट्रक्चर जो है ओवल होता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, विथ सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट। ठीक है, तो कैप्सूल जो है येलो कलर का दिखाई देता है, मेच्योर होने के बाद ओवल स्ट्रक्चर का हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से, और उसके बाहर जो है एक सिंगल लेयर की स्टेराइल जैकेट भी पाई जाती है। और इस कैप्सूल के अंदर ही बहुत सारे स्पोर्स और इलेटर्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्पोरोफाइट के कैप्सूल वाले रीजन में बहुत सारे स्पोर्स और इलेटर्स जो है प्रेजेंट होते हैं, और स्पोर्स जो है हैप्लॉयड होते हैं और इलेटर्स जो हैं डिप्लॉयड्स। ठीक है, देयर इज़ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स इन अ कैप्सूल ऑफ मार्केंसिया। मार्केंसिया के कैप्सूल में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, काफ़ी ज़्यादा नंबर में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा। ठीक है, मार्केंसिया की ये स्पीसीज है पॉलीमॉर्फा। अगर इसके कैप्सूल की हम बात करें तो इसके मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा के प्रत्येक कैप्सूल के अंदर लगभग 3 लाख स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक कैप्सूल के अंदर लगभग 3 लाख स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा में। ठीक है, कैप्सूल इज एनवेलप्ड बाई 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब कैप्सूल जो है मार्केंसिया का, उसको 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग से, 3 लेयर से एनवेलप किया जाता है। ठीक है,
प्रोटेक्ट करके रखा जाता है 3 लेयर से। पहली है कैलिप्ट्रा जो कि वेंट्रल वॉल से बनी होती है, उसके बाद पेरिगाइनम और सबसे बाहर होता है पेरिचीटियम। ठीक है, तो 3 लेयर से प्रोटेक्टेड होता है कैप्सूल मार्केंशिया का। ये है पूरे स्पोरोफाइट का, मेच्योर स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये है फुट। ठीक है, ये फुट है जो कि स्पोरोफाइट से कनेक्ट करके रख रहा है पूरे ये कैप्सूल को। ठीक है, तो ये ऊपर का पोर्शन है फुट, उसके बाद है सिटा जो कि शॉर्ट स्टॉक है, और ये है कैप्सूल जो कि ओवल स्ट्रक्चर है, और इसके बाहर ये सिंगल लेयर की स्टेराइल सेल से बनी हुई जैकेट है। ठीक है, और इस कैप्सूल के अंदर ये इलोंगेटेड जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है लंबा सा, ये है ढेर सारे इलेटर्स, और छोटे छोटे से राउंड राउंड स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, छोटा छोटा सा, वो ढेर सारे स्पोर्स हैं जो कि कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। ये है एक सिंगल इलेटर का स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं स्पाइरल बाइंडिंग है, इस तरीके से स्पाइरल बाइंडिंग है जिसको थिकनिंग बैंड्स कहा जाता है। ठीक है, और ये है स्पोर का स्ट्रक्चर, सिंगल स्पोर है। ठीक है, 2 स्पोर दिखाए गए हैं जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके अलावा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक, अगर स्पोर के जर्मिनेशन की हम बात करें तो क्योंकि जो स्पोर मदर सेल थे उनमें मेयोसिस हुआ, उसके बाद उन्होंने स्पोर टेट्राड बनाए। ठीक है, स्पोर टेट्राड बनाए, इस तरीके से स्पोर टेट्राड बना। ठीक है, ये स्पोर टेट्राड जिसमें 4 स्पोर्स हैं, 1 2 3, 3 बाहर इस तरीके से दिख रहे हैं हमें सामने, और एक स्पोर जो है पीछे होगा। ठीक है, तो ये जो स्पोर टेट्राड्स होते हैं जब ये ग्रो करते हैं तो इन चारों स्पोर में से जो 2 स्पोर होते हैं वो मेल थैलस बनाते हैं, और 2 स्पोर्स जो होंगे बाकी के वो फीमेल थैलस बनाएंगे। ये जो है एक बोल सकते हैं यूनिक कैरेक्टर है मार्केंशिया का, कि स्पोर टेट्राड्स जो होंगे उसमें से 2 स्पोर मेल थैलस बनाएंगे जर्मिनेट करके, और 2 स्पोर जो होंगे वो फीमेल थैलस बनाएंगे। ठीक है, तो मार्केंशिया की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अगली क्लास में हम लोग फ्यूनेरिया और एंथोसरॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।